everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी के पार्ट 2 की केस स्टडीज डिस्कस। देखो, इससे पहले पार्ट 1 की केस स्टडीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब पार्ट 2 की केस स्टडीज में चैप्टर वाइज ना करा के आपको एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट पार्ट 2 के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस एक ही वीडियो के अंदर हम लोग इन चारों चैप्टर्स की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज भी देख लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। प्लस कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने वो न्यूमेरिकल भी कवर करा है। तो शुरू करते हैं। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी लिमिटेड हैज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1। एबीसी लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 3:1 है। वेयरएज एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज डेट इक्विटी रेशियो 1:1। एक्सवाईजेड लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 1:1 है। तो ये तो हमें देखकर समझ में आ गया कि एबीसी लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो एक्सवाईजेड लिमिटेड से ज्यादा है। नेम द एडवांटेज एबीसी लिमिटेड विल हैव ओवर एक्सवाईजेड लिमिटेड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था अगर कभी डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है और इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इस केस में हमेशा अर्निंग पर शेयर्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, और इसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो यहां पर भी एबीसी लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है। साथ में हम लोगों ने देखा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इस केस में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? राघव's फ्रेंड रमन वर्क्स एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन सॉल्यूशन लिमिटेड। राघव का फ्रेंड रमन है, वो किसी सॉल्यूशन लिमिटेड के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट है। रमन इन अ मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी केम टू नो दैट द फर्म वुड सून बी डिक्लेयरिंग अ बोनस इशू व्हिच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। अब रमन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में कंपनी के एक मीटिंग अटेंड करता है। इस मीटिंग के थ्रू रमन को पता चलता है कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, बोनस इशू करने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। कंसीडरिंग दिस, रमन एडवाइज्ड राघव टू परचेज द शेयर्स ऑफ सॉल्यूशन लिमिटेड। अब रमन को कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता चल जाती है और वो अपने फ्रेंड राघव को बता देता है कि तुम सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर्स खरीद लो, शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है। हु एक्टेड ऑन हिज एडवाइस एंड बॉट द शेयर्स बिफोर टाइम, व्हिच फंक्शन ऑफ सेबी कैन कंट्रोल सच माल प्रैक्टिसेस। तो पहली बात तो इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आपको कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन का पता है और आप उसका मिसयूज करते हो तो इसे क्या बोला जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। कौन सा फंक्शन है सेबी का जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है, कंट्रोल करता है? तो ये आता है सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। किस में आता है? प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अरुण wants to start a टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो अरुण है वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ रहा क्या है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक फंक्शन की बात करी गई है, तो दिमाग में सारे फंक्शंस याद कर लो। He has decided to make a blueprint for the amount of production it will do, the efforts behind promotion it will put, and all other major actions it will undertake to achieve its objectives। क्या कहता है? इसके लिए अरुण एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करता है, यानी कि वो फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहा है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगा, किस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाएगा, और सारे के सारे मेजर डिसीजंस लेता है। तो हमें बताओ यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात करी गई है? भाई ब्लूप्रिंट देखकर ही समझ में आ गया, अरुण जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहा है, सारी की सारी चीजें दिमाग में सेट कर रहा है। तो इस फंक्शन को बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? गुड लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मॉस्किटो रेपेलेंट टैबलेट्स। दीज टैबलेट्स आर पैक्ड इन स्ट्रिप्स ऑफ 12 टैबलेट्स ईच। क्या कहता है? गुड लिविंग लिमिटेड जो है वो मॉस्किटो रेपेलेंट टैबलेट्स बनाती है, और ये टैबलेट्स किस तरह से पैक्ड है, यानी कि यहाँ पर पैकेजिंग की बात करी गई है कि एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप के अंदर 12 टैबलेट्स है। क्या है? 12 टैबलेट्स है। ईच ऑफ दीज स्ट्रिप्स आर पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। और फिर इन सारी की सारी स्ट्रिप्स को किसमें डाला जाता है? एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाला जाता है।
48 such boxes are then placed in a big corrugated box and delivered to various retailers for sale. आगे क्या कहता है, एक स्ट्रिप है जिस स्ट्रिप के अंदर 12 टैबलेट्स हैं, इन सारी की सारी स्ट्रिप्स को किसमें डाला जाता है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाला जाता है और फिर ऐसे 48 कार्डबोर्ड बॉक्सेस को किसमें डाला जाता है, एक कॉरुगेटेड बॉक्स के अंदर डाला जाता है, यानी कि एक बड़े से कार्टन के अंदर, बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर मेटालिक बॉक्स के अंदर डाला जाता है और फिर इन्हें अलग अलग रिटेलर्स को सेल करा जाता है. स्टेट द पर्पस ऑफ पैकेजिंग द टैबलेट्स इन अ कॉरुगेटेड बॉक्स. इस बड़े से कार्टन के अंदर इन टैबलेट्स को क्यों पैक करा गया है, इसका क्या पर्पस है. तो साफ लिखा है यार, बड़े से बॉक्सेस के अंदर डाल के इन्हें किसको सेल करा जाता है, रिटेलर को सेल करा जाता है. तो यहाँ पर पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्ट करना. हम लोगों ने लेवल्स ऑफ पैकेजिंग के अंदर एक चीज पढ़ी थी, एक होती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग और एक होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. जब प्रोडक्ट को बड़े बड़े कार्टन्स में रिटेलर्स को सेल करा जाता है उस पैकेजिंग को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. सो द पर्पस ऑफ सेलिंग द टैबलेट्स इन अ कॉरुगेटेड बॉक्स इज ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, खराब ना हो. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिनिका, Tanish and Rohit were friends from college days and now they are doing different kinds of businesses. भाई तीन दोस्त थे, गिनिका, तनिष और रोहित. ये कॉलेज डेज से ही दोस्त हैं और तीनों अब अलग अलग तरह का बिजनेस करते हैं. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques and social concerns etc. ये रेगुलरली मिलते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करते हैं. In one of such meetings, इसी तरह की एक मीटिंग के अंदर गिनिका draw the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumers. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspect of marketing, whereas she was not doing so. अब इसी तरह की एक मीटिंग के अंदर जो गिनिका है वो तनिष और रोहित को बोलती है कि मार्केट के अंदर जो सेलर है वो हमारी सोसाइटी का ध्यान नहीं रखता, वो कस्टमर्स की नीड्स का ध्यान नहीं रखता, वो सोसाइटी के सोशल एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, एथिकल बाउंड्रीज के अंदर काम नहीं करते हैं, वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखते हैं. वो कहती है बट मैं मेरा बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं करती, मैं सोसाइटी का ध्यान रखती हूँ. तो ये समझ में आ गया ये किससे रिलेटेड बात कर रही है, सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रही है कि बाकी बिजनेस सोसाइटी का ध्यान नहीं रखते हैं, वो सोसाइटी के एथिकल बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करते हैं, बट मैं सोसाइटी के एथिकल बाउंड्रीज को फॉलो करती हूँ. तनिष क्या कहता है, Tanish told that they were under pressure to satisfy the customers, but stated that the consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same. Tanish क्या कहता है, ये कहता है कस्टमर जब तक कोई चीज नहीं खरीदता, जब तक कस्टमर को कन्विंस ना करा जाए कि भाई तुम ये प्रोडक्ट खरीदो, तो ये कहता है कि कस्टमर पर हमें प्रेशर डालना पड़ता है, उसे कन्विंस करना पड़ता है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. तो यहाँ पर ये किस पर एम्फेसिस डाल रहा है, ये सेल्स को इंक्रीज करने पर एम्फेसिस डाल रहा है, ये भी समझ में आ गया. रोहित कहता है that a company cannot achieve its objectives without understanding the need of customer. रोहित कहता है कोई भी कंपनी तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकती जब तक वो कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में ना रखे कि कस्टमर की क्या जरूरतें हैं. It was the duty of the businessman to keep customer satisfaction. ये किस पर जोर डालता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर जोर डालता है कि कस्टमर जो है वो मार्केट का भगवान है. अब क्वेश्चन क्या कहता है, Identify the various types of thinking that guided Ginika, Tanish and Rohit in the marketing efforts of their business. इन तीनों की थिंकिंग्स अलग अलग थी और थिंकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोसफीज बोलते हैं. तो आपको बताना है कौन कौन सी फिलोसफी फॉलो कर रहा है. देखो गिनिका जो है वो सोसाइटी के टूवर्ड्स बहुत ही ज्यादा अवेयर है, वो सोसाइटी का ध्यान रखती है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट. फिलोसफीज याद करो. तनिष की अगर हम बात करें तो तनिष कहता है कि जो कंज्यूमर है वो तब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक हम उसे कन्विंस नहीं करेंगे. तो तनिष यहाँ पर सेल्स पर एम्फेसिस डालता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. और रोहित कहता है कि भाई कस्टमर की नीड को समझना इंपॉर्टेंट है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो आंसर क्या हो गया, गिनिका क्या फॉलो करती है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, तनिष क्या फॉलो करता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, और रोहित की सोच है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो हमारा कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. तो क्लियर हो रही है चीजें.
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राजीव बॉट एन इलेक्ट्रिक गीजर, राजीव एक इलेक्ट्रिक गीजर लेकर आया। वन डे व्हाइल टेकिंग बाथ ही फेल्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक, एक दिन बाथ लेते टाइम पर राजीव को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ही क्विकली कॉल्ड द कंपनी, वो तुरंत कंपनी में कॉल करता है एंड आस्क्ड द कंसर्न पर्सन टू रिप्लेस द गीजर और फिक्स द प्रॉब्लम। और जब वहां पर जो भी कंसर्न पर्सन है, जो भी राजीव की कंप्लेंट सुनता है, उसे वो बोलता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, या तो इस गीजर को रिप्लेस करो या फिर कैसे भी करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। There was no response from the side of the company, but कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कंपनी राजीव की कंप्लेंट तो सुन लेती है, यानी कि राइट टू बी हियर तो यहाँ पर फॉलो हुआ है, बट कंपनी राजीव को कॉम्पनसेट नहीं करती, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। द गीजर वॉज स्टिल इन द वारंटी पीरियड, गीजर तभी भी वारंटी पीरियड के अंदर था। कंपनी को कॉम्पनसेट करना चाहिए था या फिर उस गीजर को रिप्लेस करना चाहिए था, उसे सुधारना चाहिए था, राजीव की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, बट यहाँ पर कंपनी कोई भी एक्शन नहीं लेती। लेटर फ्रॉम other neutral sources, Lai came to learn that many other people have also felt the same problem. बाद में राजीव को पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने सेम प्रॉब्लम फेस करी है and it is because the product is made up of substandard component। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है गीजर है वो सबस्टैंडर्ड कंपोनेंट यानी कि खराब तरह के पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बना हुआ है। इन द अबव केस आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट्स वायलेटेड, यहाँ पर कौन से कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुए हैं, कौन से कंज्यूमर राइट्स को फॉलो नहीं करा गया है। तो पहला तो याद कर लो यार, राइट टू सेफ्टी था ना, कि आप कस्टमर को कोई भी ऐसी चीज नहीं बेच सकते जिसकी वजह से कस्टमर को कोई इंजरी हो, कोई हार्म हो, उसे कोई एलर्जी हो जाए, वो बीमार हो जाए। अडल्टरेटेड फूड आप नहीं बेच सकते। कंज्यूमर की खुद की लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान हो जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को बेच नहीं सकते। तो पहला राइट जो वायलेट हुआ वो क्या है, राइट टू सेफ्टी। दूसरी बात यहाँ पर कस्टमर की राजीव की सुनी तो गई, उसकी कंप्लेंट तो सुनी गई, बट उसकी कंप्लेंट सुनकर उसे कंपनसेट नहीं करा गया, ना उस गीजर को रिप्लेस करा गया, ना उस गीजर को सुधारा गया, ना उसे पैसा देकर कॉम्पनसेट करा गया। तो दूसरा कौन सा राइट यहाँ पर वायलेट हुआ है, राइट टू सीक रिड्रेसल, की उसे कंपनसेट नहीं करा गया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रघु परचेस्ड अ ट्रक वर्थ रुपीज इतना, रघु एक ट्रक परचेज करता है जिसकी कीमत है ₹35 लाख। द ट्रक हैड सम इनबिल्ट प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर सम डेज स्टॉप्ड स्टार्टिंग। अब ट्रक के अंदर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही प्रॉब्लम थी, तो कुछ टाइम बाद में जो ट्रक है वो काम करना बंद कर देता है। सिंस इट वॉज इन द गारंटी पीरियड इट वॉज शोन टू द कंपनी, जो ट्रक था वो अभी भी गारंटी पीरियड के अंदर ही था, तो रघु ने ट्रक को कंपनी के अंदर दिखाया। द पीपल इन द कंपनी रिफ्यूज टू अटेंड टू हिज कंप्लेंट, जो सामने वाले लोग हैं उन्होंने रघु की कंप्लेंट को रिफ्यूज कर दिया, उसकी कंप्लेंट को अटेंड नहीं करा। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम, सो ही डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन। रघु को गुस्सा आता है और रघु क्या करता है, स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल करता है। द स्टेट कमीशन ऑन हियरिंग द प्लीज फ्रॉम बोथ द पार्टीज, ट्रक वाली कंपनी वाली पार्टी से भी जो स्टेट कमीशन है वो सुनता है और रघु से भी उसकी प्रॉब्लम सुनता है। गेव डिसीजन इन फेवर ऑफ द ट्रक कंपनी, और स्टेट कमीशन किसके फेवर में डिसीजन लेता है, ट्रक कंपनी के फेवर में डिसीजन लेता है, रघु के फेवर में डिसीजन नहीं लेता। इट वॉज शॉकिंगली बैड न्यूज फॉर रघु। At what level of authority should रघु फाइल अ कंप्लेंट नाउ? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर रघु ने कहां पर कंप्लेंट फाइल करी थी, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन ने डिसीजन किसके फेवर में लिया, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फेवर में लिया। तो हमें पूछा है कि रघु अब कहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। तो जब रघु स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाके कंप्लेंट करेगा, यानी कि नेशनल कमीशन में वो कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। इन हाउ मेनी डेज शुड ही फाइल हिज कंप्लेंट एट द नेक्स्ट लेवल, और वो नेशनल कमीशन के अंदर कितने दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, विद इन 30 डेज। पुरानी बुक्स के अंदर 45 डेज गिवन है, बट आपको याद रखना है यहाँ पर कितना आएगा, विद इन 30 डेज। तो जब आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप कंप्लेंट कहाँ फाइल करवाते हो, नेशनल कमीशन में, विद इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, केजे लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कोलकाता। जो केजे लिमिटेड है वो ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कोलकाता में। द डिमांड ऑफ इट्स ट्रक्स इज हाई एज द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट 7 to 8%। ट्रक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ट्रक्स की डिमांड हाई है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ 20% इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इट्स ट्रक। कंपनी एस्टिमेट करती है कि आने वाले टाइम
टाइम में केजे लिमिटेड की ट्रक्स की डिमांड 20% से इंक्रीज हो जाएगी। इट इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और इसीलिए केजे लिमिटेड सोचती है कि अब हम एक नई यूनिट भी स्टैब्लिश करेंगे, नई जगह पर हम ट्रक्स मैन्युफैक्चर करा करेंगे, एक और ब्रांच हम एक्सपेंड कर रहे हैं। फॉर दिस द कंपनी विल रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ एज फिक्स्ड कैपिटल। इसके लिए कंपनी को 2000 करोड़ तो एज अ फिक्स कैपिटल चाहिए होगी और 500 करोड़ एज अ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। द कंपनी हैज ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर इट्स फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कंपनी ने ऑलरेडी अरेंज कर ली है। बात आती है वर्किंग कैपिटल की। State any 3 factors that the finance manager of the company should keep in mind while arranging its working capital। आपको बताना है हमारे फाइनेंस मैनेजर के दिमाग में कौन कौन से 3 फैक्टर्स आएंगे जब वो वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर रहा है। तो याद करो, हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर्स बता दो जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। वहीं अगर आपकी एक रिटेल शॉप है, आप शर्ट्स लेकर आते हो और फिर उसे रीसेल करते हो, इन दैट केस आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। दूसरा हम बोल सकते हैं अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपका बिजनेस छोटा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो कैसे लिखोगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो बताता है हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपका एक ट्रेडिंग कंसर्न है यानी कि रिटेल शॉप है, आप सामान लेकर आते हो और फिर उसे रीसेल करते हो, इन दैट केस आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप होलसेलर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप प्रोडक्शन करते हो, इन दैट केस आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है अगर आपका बिजनेस एक बड़े लेवल पर चल रहा है, बड़ा बिजनेस है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर आपका बिजनेस छोटा सा है, छोटे से लेवल पर चल रहा है, तो कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल सकता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थर्ड है बिजनेस साइकिल। देखो अगर बूम वाला टाइम चल रहा है, इकोनॉमी एकदम ऊपर जा रही है, एकदम फ्लरिश कर रही है, बूम वाला पीरियड है, कंट्री के अंदर लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो जब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो बूम पीरियड के अंदर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं जब डिप्रेशन वाला पीरियड आता है, जब इकोनॉमी एकदम डाउन जाती है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आप भी प्रोडक्शन कम करोगे। आप क्यों ज्यादा प्रोडक्शन करके अपने सामान को खराब करोगे? तो प्रोडक्शन कम करोगे डिप्रेशन में तो ऑब्वियस ही बात है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? छोटा सा क्वेश्चन है। अमृत इज रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। अमृत जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। अब यहाँ पर नाम से ही समझ में आ गया अमृत कौन से बिजनेस के अंदर है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड अर्निंग गुड रिटर्न्स बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू इंडस्ट्री। वो सर्विस प्रोवाइड करके अच्छा खासा रिटर्न छाप लेता है। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म वुड बी लेस और मोर। आपको बताना है अमृत की फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत है या फिर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है अगर अमृत का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, अगर अमृत कोई होलसेलर हो, इन दैट केस उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर अमृत कोई रिटेल शॉप है उसकी या फिर वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर उसे प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, इन दैट केस कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर उसे इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉ मटेरियल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, कोई फिनिश गुड्स का उसे स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। हमें रीजन भी देना था तो हमने रीजन दे दिया कि ऑब्वियस ही बात है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो है नहीं, तो उसे इन्वेंट्री का कोई स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना, उसे फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मिसेस माथुर सेंट ए जैकेट टू अ लॉन्ड्री शॉप इन जनवरी 2018। मिसेस माथुर अपनी एक जैकेट लॉन्ड्री शॉप में डालती हैं जनवरी 2018 के अंदर। द जैकेट वाज परचेज्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹4500। ये जैकेट मिसेस माथुर ने 4500 रुपए में खरीदी थी। शी हैड प्रीवियसली सेंट द जैकेट फॉर ड्राई क्लीनिंग विद शाइन ड्राई क्लीनर्स। इस लॉन्ड्री का नाम है शाइन ड्राई क्लीनर्स। वो पहले भी शाइन ड्राई क्लीनर्स के अंदर अपनी जैकेट को क्लीन करवा चुकी हैं, ड्राई क्लीन करवा
चुकी हैं और हर बार जैकेट जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन होती है। However, she noticed that her jacket had white discoloration marks when she collected the jacket this time. But इस बार जब वो लॉन्ड्री से अपनी जैकेट लेकर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी जैकेट पर क्या है, white discoloration marks है, यानी कि वो होता है ना कलर सा उड़ जाता है, ब्लीच अगर डल जाता है तो उस जगह का कलर उड़ गया है, प्रॉपर नहीं है, डिस्कलरेशन हो चुका है, जैकेट खराब हो चुकी है। ऑन इन्फॉर्मिंग द ड्राई क्लीनर, वो शाइन ड्राई क्लीनर्स में अपनी बात बताती हैं, मिसेस माथुर रिसीव लेटर कंफर्मिंग दैट द डिस्कलरेशन इंडीड अपीयर्ड आफ्टर द जैकेट वाज क्लीन। अब वहां पर लॉन्ड्री से मिसेस माथुर के पास में एक लेटर आता है जिस लेटर में लिखा है कि ये जो जैकेट खराब हुई है ये हमसे नहीं हुई है, ये जैकेट के अंदर जो व्हाइट डिस्कलरेशन हुआ है वो ड्राई क्लीनिंग के बाद में हुआ है, यानी कि ये हमारी गलती नहीं है, वो आपसे हुआ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। शी कॉन्टैक्टेड द ड्राई क्लीनर मल्टीपल टाइम्स, वो बहुत बार शाइन ड्राई क्लीनर में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं एंड रिक्वेस्टेड फॉर कॉम्पनसेशन फॉर डिस्कलर्ड जैकेट बट टू नो अवेल, बहुत बार बोलती है कि भाई मुझे कॉम्पनसेट करो इस चीज के लिए, बट सामने वाला कोई एक्शन नहीं लेता। अपॉन कंज्यूमर कोर्ट्स इंटरवेंशन, बट बाद में जब मिसेस माथुर कंज्यूमर कोर्ट जाती हैं, कंज्यूमर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, तब शाइन ड्राई क्लीनर्स एग्री टू कॉम्पनसेट 2500 टू मिसेस माथुर फॉर द डिस्कलर्ड जैकेट, और उसके बाद में शाइन ड्राई क्लीनर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, वो मिसेस माथुर को 2500 रुपीज देते हैं फॉर दैट डिस्कलर्ड जैकेट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, विच राइट वाज एक्सरसाइज्ड बाय मिसेस माथुर फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले मिसेस माथुर ने कौन सा राइट एक्सरसाइज करा? तो सबसे पहले तो मिसेस माथुर ने अपनी बात ड्राई क्लीन वालों को बोली थी ना, और सामने वालों ने उनकी बात सुनी भी थी, कंप्लेंट सुनी भी थी, तो इसे बोला जाता है राइट टू बी हियर्ड। क्या बोला जाता है? राइट टू बी हियर्ड। यहां पर मैंने गलत लिख रखा है, इसे सही कर लेना, ये हो गया राइट टू बी हियर्ड। यहाँ पर सामने वाले ने उनकी बात सुनी भी थी, मिसेस माथुर ने अपने बात बताई, तो दिस इज राइट टू बी हियर्ड। आगे है नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हेल्प मिसेस माथुर टू अवेल द कॉम्पनसेशन। अब मिसेस माथुर को कॉम्पनसेशन मिलता है 2500 रुपए का, ये कौन सा राइट है भाई? जब सामने वाला कॉम्पनसेशन देता है, भुगतान करता है, इसे बोला जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। ये कौन सा राइट है? राइट टू सीक रिड्रेसल है। जब सामने वाला, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, तो अगर सामने वाला आपको कॉम्पनसेट करता है, उस गुड को या तो वो रिप्लेस करके दे रहा है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को रिपेयर करता है, या फिर पैसे देकर कॉम्पनसेट करता है, तो इसे बोला जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। State which consumer responsibility has been fulfilled by Mrs. Mathur in the above case। ऊपर वाले केस के अंदर मिसेस माथुर ने अपनी कौन सी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करा? तो यहाँ पर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कौन सी फुलफिल करी कि चाहे लॉस छोटा ही था, हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, कभी कंप्लेंट नहीं करते, यहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, ये उन्होंने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी कि चाहे लॉस छोटा ही है, आप कंप्लेंट फाइल करो। द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन फुलफिल्ड बाय मिसेस माथुर इन द अबव केस is filing a complaint in case of any shortcoming in good or service। अगर आपके गुड या सर्विस के अंदर कोई कमी रह जाती है तो आप कंप्लेंट फाइल करो। स्टेट एनी अदर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी अस्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए? कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बता दो। तो पहली बात है, कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, वो क्वालिटी देखकर ही प्रोडक्ट खरीदे, और क्वालिटी के लिए वो क्या देखे? क्वालिटी मार्क्स देखे, जैसे ISI मार्क होना चाहिए, हॉल मार्क होना चाहिए, एग मार्क होना चाहिए, वुल मार्क होना चाहिए। तो ये क्या है? कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। और जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस ले रहा है तो सामने वाले से क्या ले? कैश मेमो ले, रसीद ले, क्योंकि अगर कंज्यूमर के साथ में कल को कुछ गलत होता है तो ये कैश मेमो ही क्या है? प्रूफ है परचेज का, ताकि वो कंप्लेंट फाइल कर सके। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? नायर इज वर्किंग एज अ PGT कॉमर्स इन अ CBSE एफिलिएटेड स्कूल इन केरला। जो नायर है वो 11th और 12th के टीचर है CBSE एफिलिएटेड स्कूल के अंदर केरला में। वन डे ही वाज टीचिंग अबाउट कैपिटल मार्केट इन द क्लास। एक दिन वो अपनी क्लास के अंदर कैपिटल मार्केट बच्चों को पढ़ा रहे थे, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ा रहे थे। ही इन्फॉर्म्ड द क्लास दैट ड्यूरिंग द 1980s द कैपिटल मार्केट इन इंडिया विटनेस्ड अ ट्रेमेंडियस ग्रोथ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि 1980s के अंदर जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा था, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करने लग गए थे, लोग शेयर बाजार में उतरने लगे थे, पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा था। दिस एवर इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेड टू अ वेराइटी ऑफ माल प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो माल प्रैक्टिसेस बढ़ने लग गई, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज बढ़ने लग गई, ब्रोकर्स फ्रॉड्यूलेंट
फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने लगे, कंपनीज भी खराब प्रैक्टिसेस करने लगी, मर्चेंट बैंकर्स खराब प्रैक्टिसेस करने लग गए, जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स थे ये सारे के सारे लोग माल प्रैक्टिसेस, खराब प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने लगे। दीज माल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था कैपिटल मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस डाउन जाने लगा। इन्वेस्टर्स को अब कैपिटल मार्केट में भरोसा नहीं था और इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंसेस यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर हेल्पलेस इन रिड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम। अब हमारी जो सरकार था, जो स्टॉक एक्सचेंज था, वो हेल्पलेस थे, वो इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर पेनल्टी प्रोविजंस, क्योंकि किसी तरह की कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती थी। इन व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश करी। नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप। अब हमारी सरकार ने इस पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट, इस पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी यहाँ पर सेटअप करी थी? तो उस बॉडी का नाम था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट का पापा है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल्सो स्टेट 3 फंक्शंस। अच्छा, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है जो हमने पार्ट ए में आइडेंटिफाई करी है यानी कि सेबी, ये कौन कौन से 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है? तो ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एक होते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस और एक होते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर सेबी ये मेक श्योर करके रखता है कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे, इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे प्राइस रिगिंग नहीं होनी चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। डेवलपमेंटल फंक्शंस के अंदर सेबी कैपिटल मार्केट को डेवलप करता है। जैसे आज सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया है कि आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो। वो जितने भी बीच में इंटरमीडियरीज हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह है, बैंक्स है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सेबी क्या कर रहा है? स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट करता है। और रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर सेबी जो है वो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को कभी भी ऑडिट कर सकता है, चेकिंग कर सकता है। वो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, चेक करता है कि सारे के सारे लोग जो बीच में ब्रोकर्स वगैरह है, कंपनीज हैं, वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट सेट करता है कि किस तरह से ब्रोकर्स कस्टमर्स के साथ में डील करेंगे, कैसे मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स वगैरह इन्वेस्टर्स के साथ में डील करेंगे ताकि किसी तरह की कोई गलत प्रैक्टिसेस ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? टू रीगेन द लॉस्ट रेप्यूटेशन एंड टू बिल्ड गुडविल फर्म यूजेस। अच्छा, अपनी लॉस्ट रेप्यूटेशन को वापस हासिल करने के लिए, अपनी गुडविल बनाने के लिए फर्म क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करवाती है क्या? पर्सनल सेलिंग करती है? पब्लिक इमेज या फिर पब्लिक रिलेशन? याद करो ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ये प्रमोशन का एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को बोला जाता है पब्लिक रिलेशन। जब फर्म अपनी गुडविल बनाती है, मार्केट में अपनी रेपुटेशन सेट करती है, उसे क्या बोला जाता है? पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन। क्वेश्चन 13, पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। ये तो बहुत ही इजी है। ब्रांड का वो पार्ट जिसे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है उसे क्या बोला जाता है? सीधा सा यार, उसे क्या बोला जाता है? ट्रेडमार्क बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? राधिका गॉट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी विच शी हैड गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। राधिका की ग्रैंडमदर ने राधिका को एज अ गिफ्ट अपनी एक प्रॉपर्टी दी। इसी प्रॉपर्टी को सेल करके राधिका के पास में 10 लाख रुपए आते हैं। राधिका की ग्रैंडमदर ने उन्हें एक प्रॉपर्टी दी, इस प्रॉपर्टी को बेच के राधिका के पास में 10 लाख रुपए आते हैं। हर फ्रेंड एडवाइज्ड हर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट। राधिका का फ्रेंड उन्हें एडवाइस देता है कि तुम इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ, सिक्योरिटीज खरीदो। राधिका वाज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द सेम। राधिका को तो प्रोसेस ही नहीं पता कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे डील करते हैं, कैसे सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उन्हें वो प्रोसीजर नहीं आता। हर फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हर टू अ स्टॉक ब्रोकर हु वाज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राधिका का फ्रेंड उन्हें एक स्टॉक ब्रोकर से मिलवाता है जो स्टॉक ब्रोकर एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर है। राधिका ब्रोकर से मिलती है, द ब्रोकर गाइड हर टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। राधिका का ब्रोकर उन्हें बोलता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो डिपॉजिटरी के साथ में एक बैंक अकाउंट भी ओपन करो। राधिका अपना बैंक अकाउंट भी खोल लेती है और डीमैट अकाउंट भी खोल लेती है। अब आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अबव। ऊपर वाले केस के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स की बात करी गई है, ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसमें से ऊपर वाले केस में कौन से
स्टेप्स की बात करी गई है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर राधिका क्या करती है, अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करती है। जो राधिका का फ्रेंड है वो उन्हें एक ब्रोकर से मिलवाता है, राधिका उस ब्रोकर को अप्रोच करती है। तो वो पहला काम क्या कर रही है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। क्या काम करती है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। पहला काम हो गया, राधिका ने अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। सेकंड, ब्रोकर जो है वो राधिका को कहता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया यहाँ पर, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। क्या हो गया, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। तो फर्स्ट का आंसर तो क्लियर सा है कि यहाँ पर राधिका ने 2 स्टेप्स फॉलो करे। पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ब्रोकर को सिलेक्ट करना, ताकि ये ब्रोकर आपके बिहाफ पर आपकी सिक्योरिटीज को बेच भी सके और खरीद भी सके। साथ साथ में आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, जैसे अपना पैन नंबर देना होता है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस देना होता है, अपनी क्वालिफिकेशन, आपका ऑक्यूपेशन, काम धंधा बताना होता है आप इंडियन हो या NRI हो, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल देनी है। अगर आप पहले भी किसी दूसरे ब्रोकर के साथ भी रजिस्टर्ड हो तो उसका नाम भी बताना है, क्लाइंट कोड नंबर भी बताना है। तो पहला काम क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा काम यहाँ पर राधिका ने क्या करा, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। अगर किसी भी इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज को बेचना या खरीदना है तो उसे दूसरा काम क्या करना होता है, उसे अपना डीमैट अकाउंट बनवाना होता है, डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जिसके अंदर वो बंदा अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है। तो दूसरा काम यहाँ पर राधिका ने क्या करा, बैंक अकाउंट खोला और डीमैट अकाउंट खोला। आगे कहते हैं स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप, आगे के 4 स्टेप भी बताओ। तो ये पहला और दूसरा स्टेप तो हमें केस में ही मिल गया था, आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आगे के 4 स्टेप्स भी बताने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास में, प्लेसिंग एन ऑर्डर। द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स। अब हमारी जो राधिका है वो ब्रोकर को ऑर्डर देगी, वो बताएगी उसे शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, जो भी चीजें हैं, तो वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगी और इसके अंदर वो सारी चीजें बता देगी कि मुझे इसके शेयर्स चाहिए और इतनी प्राइस पर ही शेयर्स चाहिए, इससे ज्यादा प्राइस पर मुझे शेयर्स नहीं चाहिए। तो ऑर्डर दे दिया। अब ब्रोकर क्या करेगा, मैचिंग द ऑर्डर। वो देखेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगा ऑनलाइन और चेक करेगा राधिका ने जैसे शेयर्स मांगे हैं, जिस कंपनी के मांगे हैं, जिस रेंज में मांगे हैं, जिस प्राइस के शेयर्स मांगे हैं, वो शेयर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो वो मैच करेगा ऑर्डर को। उसके बाद में अगर मैच हो जाता है, राधिका को जो शेयर्स चाहिए वो शेयर्स अवेलेबल है या फिर राधिका को जो बेचने हैं शेयर्स सामने वाला खरीदने के लिए प्रेजेंट है, तो आगे ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। When the shares can be bought or sold at the price mentioned, राधिका ने जो भी प्राइस बताई है उस पर अगर शेयर्स खरीदे जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं तो आगे ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। और फिर आगे का ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखो जैसे ही सारा का सारा काम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर जो हमारा ब्रोकर है वो राधिका को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि राधिका ने कितने शेयर्स बेचे हैं या खरीदे हैं, शेयर्स की क्या प्राइस है, ये ट्रांजैक्शन कितनी तारीख को हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, और ब्रोकर ने खुद का कितना चार्ज लिया है, ब्रोकरेज चार्जेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी, कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज एन इशू ऑफ 3000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एक्सप्लोरेशन लिमिटेड 3000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है। फेस वैल्यू कितनी है इन डिबेंचर्स की, 10 लाख रुपए, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, 10 लाख रुपए इन डिबेंचर्स की क्या है, फेस वैल्यू है। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 300 करोड़। यानी कि एक्सप्लोरेशन लिमिटेड कितना पैसा रेज कर रही है मार्केट से, 300 करोड़ रेज कर रही है डिबेंचर्स इशू करके। नेम द टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बीइंग अप्रोच्ड बाय द कंपनी। कंपनी कौन सा फाइनेंशियल मार्केट अप्रोच करेगी। ऑब्वियस सी बात है, मनी मार्केट तो है नहीं, क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में डिबेंचर्स नहीं आते। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें, तो ये है नहीं। सेकेंडरी मार्केट हो नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट तब होता है जब इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को बेचते और खरीदते हैं। यहां पर कंपनी खुद अपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेच रही है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो जब कंपनी खुद अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को, किसी भी सिक्योरिटीज को इशू करती है, उस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। अब 16 क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द मार्केटिंग फंक्शन विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ऐसा कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है जिसकी वजह से जो कंपनी है वो डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कंपनी अपने हिसाब से अलग प्राइस चार्ज कर सकती है, अपने हिसाब से आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेबलिंग से तो ऐसा नहीं होता,
प्राइस का भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पैकेजिंग का भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रांडिंग है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की ब्रांड डेवलप कर ली है, आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी गुडविल है, ब्रांड नेम से आपका प्रोडक्ट बिकता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी डिफरेंशियल प्राइस, कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से बेचो। 17 क्या कहता है? डैश इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या कहता है? डैश इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अंदर हर ट्रांजेक्शन के लिए एक नंबर असाइन करा जाता है और ये नंबर कहां पर होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो पीछे कॉन्ट्रैक्ट नोट की हमने बात करी थी, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर भी ये नंबर होता है। इस नंबर को बोला जाता है यूनिक ऑर्डर कोड। क्या कहा जाता है? यूनिक ऑर्डर कोड। ये याद रखना है, मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था। क्या है? यूनिक ऑर्डर कोड। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मयंक परचेज्ड अ पैक ऑफ चॉकलेट्स ऑफ अ रीनोन्ड ब्रांड फॉर हिज डॉटर फ्रॉम द शॉप इन द नियर बाय मार्केट। मयंक अपनी डॉटर के लिए एक अच्छी खासी ब्रांड की चॉकलेट खरीदता है। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट हिज डॉटर फेल सिक, बट उन चॉकलेट्स को कंज्यूम करने के बाद में मयंक की डॉटर बीमार पड़ जाती है। ही फाइल्ड अ केस विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम अगेंस्ट द रीनोन्ड ब्रांड। मयंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट भी फाइल करता है। ही लॉस्ट द केस बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक दैट ही कुड नॉट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज। बट मयंक की केस हार जाता है क्योंकि यहाँ पर मयंक के पास में कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा था। यानी कि यहाँ पर मयंक के पास में क्या नहीं है? कैश मेमो नहीं है। ये कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाहे छोटे से अमाउंट का ही प्रोडक्ट खरीदे, वो सामने वाले से रसीद ले, बिल ले, कैश मेमो ले। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय अ कस्टमर व्हाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक कमिटेड बाय मयंक। यहाँ पर पूछा है हमसे कंज्यूमर को कौन कौन सी चीजें अपने दिमाग में रखनी होती है जब भी वो कोई चीज खरीद रहा है, कोई गुड या सर्विस खरीद रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है। मयंक ने जो गलती करी है उसके अलावा आपको बताना है, अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक कमिटेड बाय मयंक। मयंक ने कैश मेमो ला लेने की गलती करी है, बट आपको इसके अलावा बताना है कि कौन कौन सी चीजें आप दिमाग में रखोगे। इन्यूमरेट एनी 4, 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो यार आप मन से लिख सकते हो, अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आपको कौन कौन सी 4 चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि आप प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह देखोगे, लेबलिंग प्रॉपर्ली चेक करोगे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सारी की सारी चीजें। आप प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे ताकि आपके साथ में कुछ गलती ना हो। कोई चीज आपको चलानी नहीं आती है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। इंग्रेडिएंट्स देखोगे कि अगर कोई खाने पीने की चीज है तो उसमें कोई ऐसा आइटम तो नहीं है ना जिसकी वजह से आपको एलर्जी है। आपको नट से एलर्जी है, उस प्रोडक्ट के अंदर नट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फिर सामने वाले की कोई गलती नहीं है। तो आप कौन कौन सी चीजें अपने दिमाग में रखोगे? सबसे पहला तो है बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। सबसे पहले तो आप कंज्यूमर ही बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है ताकि आप एक इंटेलिजेंट चॉइस कर सको, सोच समझ के चीजें खरीद सको। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही खरीदो और अच्छी क्वालिटी के गुड्स के लिए आप उन गुड्स पे क्वालिटी मार्क्स चेक करोगे। गुड्स पर क्वालिटी मार्क्स होने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्यूरेबल आइटम्स पर ISI मार्क, फूड से रिलेटेड आइटम्स के लिए FPO मार्क होना चाहिए, गोल्ड और ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क होना चाहिए। तो आप क्वालिटी मार्क्स देख के चीजों को खरीदो। आप साथ साथ में जो भी मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस चीज को कैसे यूज करना है और जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उन्हें सही से पढ़ लो ताकि आपको कोई एलर्जी वगैरह ना हो और आपको इंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा इस चीज को यूज कैसे करना है ताकि किसी तरह का लॉस ऑफ लाइफ ना हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। साथ में आप लेबल्स भी केयरफुली पढ़ो ताकि आपको चीज की प्राइस का पता चल जाए, वेट का पता चल जाए, मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता चल जाए, एक्सपायरी डेट का पता चल जाए। आप ले आए प्रोडक्ट, एक्सपायरी डेट का आपने कंज्यूम कर लिया, बीमार पड़ गए, ऐसे केस में सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसने तो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक्सपायर्ड है, आप देख के नहीं लाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंज्यूमर को अपने दिमाग में रखनी होती हैं बिफोर परचेजिंग एनी गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। के लिमिटेड एक कंपनी है। अच्छा, ये वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। के लिमिटेड एक कंपनी है जो टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। इसकी शेयर कैपिटल कितनी है? 60 लाख रुपीस की इसकी शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखती जाऊंगी सो दैट हमें बाद में केस स्टडी पूरी ना पढ़नी पड़े। इसकी शेयर कैपिटल कितने की है? रुपीस 60 लाख इसकी शेयर कैपिटल है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। एक शेयर कितने का आता है? 10 रुपए का। शेयर कैपिटल 60 लाख है, एक शेयर 10 रुपए का आता है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6 लाख है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6 लाख। समझ में आया? अगर मैंने शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया कि एक शेयर कितने का है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे पास में? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास में
6 लाख। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे काम में आएगी। आगे क्या लिखा है, इन द प्रीवियस ईयर अर्निंग पर शेयर वाज इतना। अच्छा, पिछले साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना था, 0.50, 0.50 को ही 0.5 बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर इतना था। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। बट हाँ, अब कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहती होगी, कुछ ना कुछ करना चाहती होगी, जिसकी वजह से कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए। कितने की, 40 लाख रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा चाहिए। द कंपनी रेज फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स। और कंपनी ये पैसा कहां से रेज करती है, कंपनी ये पैसा रेज करती है डिबेंचर्स इशू करके। और इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। आगे इंटरेस्ट की रेट लिखी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और कंपनी टैक्स कितना देती है, 40% टैक्स देती है। अब हमसे क्या पूछा है पहले पार्ट में, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट। आपको बताना है शेयर होल्डर को गेन हुआ या लॉस हुआ। पिछली साल अर्निंग पर शेयर इतना था, यही शेयर होल्डर्स का गेन और लॉस है। पिछली साल शेयर होल्डर्स का अर्निंग पर शेयर 0.5 था। अब आपको बताना है अगर ईपीएस, ऑब्वियस सी बात है इस साल बढ़ जाएगा तो गेन हुआ है, और अगर नया ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा डिबेंचर्स इशू करने के बाद में तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ है। कंसर्निंग अर्निंग पर शेयर, आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है और कैलकुलेशन करना है प्रॉपर्ली। आपको अपनी कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखानी है। अब ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स, ध्यान से समझ लेना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, एक चीज देखो, पिछले साल का हमें कुछ नहीं करना। पिछले साल का हमारे पास में अर्निंग पर शेयर एज इट इज गिवन है, कितना है, 0.5 है। हमें सिर्फ इस साल का काम करना है, हमें सिर्फ इस साल का काम करना है। इस साल की हम अर्निंग्स ले रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से क्या मतलब है, इन अर्निंग्स में से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं है, टैक्स भी माइनस नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं है। तो अर्निंग्स यहाँ पर कितनी दे रखी है, कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। कितने का प्रॉफिट अर्न करा कंपनी ने, 8 लाख रुपीज का। ये कंपनी ने 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कंपनी ने डिबेंचर्स से पैसा रेज करा है तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो, कंपनी को एडिशनल कैपिटल कितने की चाहिए थी, 40 लाख रुपए की, और ये पैसा कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके रेज करा था। तो 40 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे हैं और उस पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो निकाल लो, 40 लाख कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके रेज करा है और 10% इंटरेस्ट की रेट है। तो 40 लाख का 10% कितना आता है, ऑब्वियसली बात है 4 लाख आता है। इस 4 लाख इंटरेस्ट को आप माइनस कर दो। 4 लाख इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने अर्निंग्स ली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास में ये अर्निंग्स बचती है। ये कौन सी अर्निंग्स है हमारे पास में, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट तो हट गया, तो सिर्फ अर्निंग्स बिफोर टैक्स हमारे पास में, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका। अब ये टैक्स से पहले वाली अर्निंग्स है। अब इस अमाउंट में से हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ, अब टैक्स। अब देखो टैक्स कितना दे रखा है, 40% टैक्स की रेट है। तो ये 40% किस पे लगाते हैं, इस पर लगाते हैं। जो अब हमारे पास में पैसा बचा है इसका 40%। तो 4 लाख का हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है। तो ये आप कर दो, ये कितना आएगा, 4 4 16, 1,60,000। कितना आ गया टैक्स, 1,60,000। तो अब हमारे पास में जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, अर्निंग्स। ये इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है इसलिए लिख देना अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स के बाद की अर्निंग्स, 4 लाख में से टैक्स गया हमारा 1,60,000, तो ये आ गया हमारे पास में 2,40,000। कितना आया, 2,40,000। यहां तक का काम समझ में आया। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर जो अमाउंट आया उस पर टैक्स लगा के टैक्स भी माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास में आ गई हमारी अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है। उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ये जो भी अर्निंग्स आई है ना हमारी, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो भी अर्निंग्स आई इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमने सिर्फ नया वाला करा है क्योंकि पुराना वाला अर्निंग पर शेयर गिवन है। तो ये कितनी आई है अर्निंग्स, 2,40,000। और हमारे शेयर्स ऑलरेडी कितने हैं, शेयर्स हमारे पास में कितने हैं, 6 लाख शेयर्स हैं। तो इसे 6 लाख से हम डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में 6 4 24 और 6 1 60,
तो ये हमारे पास में आ रहा है 0.4। कितना आ रहा है हमारे पास में 0.4। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर पुरानी वाली अर्निंग पर शेयर कितनी थी 0.5 और अब हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी है 0.4 है। हमारी अर्निंग पर शेयर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। पहले 0.5 थी, अब डिक्रीज होके 0.4 हो गई। इसका मतलब कंपनी किसके अंदर गई है, लॉस हुआ है कंपनी को। समझ में आ गया पहला केस। अब आगे क्वेश्चन कहता है एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। आप बताओ कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करे, ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेस करे, आपको इस चीज के फेवर में बोलना है। आपको इस चीज के फेवर में बोलना है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करके मार्केट से पैसा रेस करे। तो कोई भी 3 चीजें बता दो कि डिबेंचर्स अच्छे क्यों हैं। तो पहला क्या हो गया, डिबेंचर इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू इक्विटी। डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से अगर हम कंपेयर करें तो चीपर सोर्स है फाइनेंस का। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इशू है वो डिबेंचर्स की कंपैरेटिवली कम आती है। इशू ऑफ डिबेंचर्स हेल्प्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी गेन थ्रू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है और इस केस में अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट से, इन दैट केस आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। इसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपको इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल इज अ चार्ज टू द प्रॉफिट हैंस द कंपनी स्टैंड्स टू गेन इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टैक्स की बचत भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले आपका आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी अर्निंग्स आई सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा जाता है, फिर जो आपकी इनकम बचती है उस पे टैक्स लगता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, टैक्स किस पर लगा है, 4 लाख रुपीस पे लगा है। यानी कि इनकम में से पहले जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करा है उसे माइनस कर दिया, बची हुई इनकम पर टैक्स लगा है। यानी कि आपने जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करा है उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं आप टैक्स की बचत करते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स जो डिबेंचर्स के फेवर में है। तो ऐसा ही क्वेश्चन शेयर्स के लिए भी आ सकता है कि कंपनी शेयर्स इशू करके ही पैसा क्यों रेस करे, इसके फेवर में बोलो। तो कर लेना इसे भी प्रिपेयर। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, राधिका वाज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12. Her father was a farmer who grew different varieties of rice and was well versed about various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on rice cultivation. काम की बातें नहीं है। राधिका जो है वो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की स्टूडेंट है। इनके पापा जो हैं वो फार्मर हैं, राइस कल्टीवेट करते हैं और बिल्कुल वेल वर्स्ड है, उनको राइस के बारे में सब कुछ पता है। इनके फादर को गवर्नमेंट ने भी सिलेक्ट करा था फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन राइस कल्टीवेशन। अब काम की बात यहाँ से चालू होती है। एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज शी डिसाइडेड टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट रीजनेबल प्राइस। जब वो अपना बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बनाती है तो राधिका देखती है कि मैं अच्छी क्वालिटी के राइस की मार्केटिंग कैसे कर सकती हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी के राइस को कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकती हूँ, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पर। उनके फादर ने उन्हें सजेशन दिया कि तुम इंटरनेट यूज करो और कस्टमर के व्यूज, कस्टमर का ओपिनियन कलेक्ट करो। शी फाउंड दैट देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस। राधिका को पता चलता है कि मार्केट के अंदर पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस की बहुत डिमांड है। शी न्यू दैट देयर वाज नो प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ राइस बिकॉज ऑफ व्हिच इट वुड बी डिफिकल्ट टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द आउटपुट। राधिका को रियलाइज होता है उनके आउटपुट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देखो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। अगर एक निविया की क्रीम है सपोज 99 रुपीज की, आप अपने एरिया में लेने जाओगे आपको भी वैसी ही मिलेगी। मैं मेरे एरिया में सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस का लेने जाऊंगी, मुझे भी वैसी ही मिलेगी। सेम पैकेजिंग होगी, अंदर का सेम कंटेंट होगा, एकदम सब कुछ सेम होगा ना। दिस इज यूनिफॉर्मिटी, इसे बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कब आता है, जब आप पहले से प्री डिटरमाइंड, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कैसा रॉ मटेरियल यूज करना है, क्या इसका प्रोसेस होगा, किस तरह से बनाना है। अगर आपने सारी चीजें पहले से डिसाइड कर रखी है तो आपका प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, एकदम सेम निकलेगा, यूनिफॉर्म निकलेगा। टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए राधिका ने अपने प्रोडक्ट को एक नाम दिया, मलबरी ऑर्गेनिक राइस। क्या नाम दिया, मलबरी ऑर्गेनिक राइस। ये ब्रांडिंग हो गई एंड क्लासिफाइड इट इनटू 3 डिफरेंट वेराइटीज। और राधिका ने अपने प्रोडक्ट को 3 वेराइटीज में क्लासिफाई कर दिया। पहला है पॉपुलर, दूसरा है क्लासिक और तीसरा है सुप्रीम। शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प हर इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। राधिका को लगा अगर मैं ऐसे नाम दे दूंगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ। ऊपर वाले पैराग्राफ को रेफर करके आपको मार्केटिंग के 3 फंक्शंस की बात करनी है। ऊपर वाले पैराग्राफ में मार्केटिंग के 3 फंक्शंस की बात करी गई है, तो आपको लाइंस कोट कर करके बताना है कि कौन से फंक्शंस की यहाँ पर बात करी गई है। तो देखो सबसे पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर राधिका के फादर ने उन्हें बोला था कि तुम इंटरनेट यूज करो ताकि तुम्हें कस्टमर के व्यूज का पता चले, उनके ओपिनियन का पता चले। तो ये क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्या मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो। तो पहला क्या हो गया, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर, और इसी से मार्केटर को कस्टमर की नीड्स का पता चलता है। और राधिका को यहाँ पे पता चला कि कस्टमर कैसी चीजों की डिमांड कर रहा है, पैकेज्ड ऑर्गेनिक राइस की कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर लाइन कौन सी आएगी, हर फादर सजेस्टेड हर टू यूज इंटरनेट टू गैदर कस्टमर्स व्यूज एंड ओपिनियन। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पर राधिका ने बोली कि उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी, प्रोडक्ट सेम ही नहीं था। प्रोडक्ट सेम क्यों नहीं था, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उससे पहले से ही आपको सब कुछ सोचना है कि रॉ मटेरियल कैसा होगा, इसको बनाने का प्रोसेस कैसा होगा, ताकि आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म हो, इसे बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू मेंटेनिंग क्वालिटी, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना ताकि आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो। जो क्रीम आपके वहां पे मिल रही हो मेरे वहां पर भी ऐसी ही मिलेगी। और एक होता है ग्रेडिंग, कि प्रोडक्ट को आप क्लासिफाई कर दो, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। साइज के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हो, आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का। क्वालिटी के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर राधिका ने ग्रेडिंग करी है, जैसे ये हो गया पॉपुलर हो गया, क्लासिक हो गया, सुप्रीम हो गया। तो उसने राइस की क्वालिटी के बेसिस पर उसे अलग अलग पैकेट्स में डाल दिया, नाम दे दिया। तो शी न्यू दैट देयर वाज नो प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। ये लाइन किसके अंदर आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आ गई, क्योंकि कोई प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन नहीं था तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पर राधिका ने अपने प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा, पॉपुलर, क्लासिक और सुप्रीम। ये क्या हो गया, ग्रेडिंग हो गया। और एक लास्ट अगर आप समझ गए, यहाँ पर राधिका ने अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दिया था, मलबरी ऑर्गेनिक राइस। क्या नाम दिया था, मलबरी ऑर्गेनिक राइस, ताकि लोग राधिका के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके। डिफरेंशिएट कर सके मतलब राधिका ने ब्रांड बना दी, इसे क्या बोला जाता है, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देना। आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम राइस से नहीं सेल कर रहे, मलबरी राइस से सेल कर रहे हो, ये क्या है, ब्रांडिंग है। और यहाँ पर एक लाइन दे रखी थी, शी गेव इट अ नेम ऑफ मलबरी ऑर्गेनिक राइस। राधिका ने अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दिया, मलबरी ऑर्गेनिक राइस। शी फेल्ट दैट दीस नेम्स वुड हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये भी कोट करना है, राधिका को लगा यार वो अपने प्रोडक्ट को अगर अलग नाम देगी तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकती है। तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे कंप्लीट पार्ट 2 की केस स्टडीज, 4 चैप्टर्स की केस स्टडीज हम लोगों ने करी। तो अब अगर आपको किसी भी चैप्टर की केस स्टडीज पढ़नी है, चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वन शॉट्स की अलग प्लेलिस्ट है, कीवर्ड्स की अलग प्लेलिस्ट है, केस स्टडीज की अलग प्लेलिस्ट है। आपकी बीएसटी की सारी केस स्टडीज मैंने करा दी, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मजे करते रहो, बाय बाय।